हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम स्टार्ट करें ओशन करंट्स के साथ। सबसे पहले तो ओशन करंट होती है कॉन्टिन्यूअस एंड डायरेक्ट जो कि सीजनली अलग डायरेक्शन में जाती है। इसको हम रिवर फ्लो कहते हैं ओशन में, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करती है, अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में, एंड देन इंडियन ओशन में हम मानसून का इम्पैक्ट देखते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होता है, साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है, एंड देन इक्वेटर के ऊपर इक्वेटोरियल काउंटर करंट हम देखते हैं। तो इनको हम अलग अलग बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो सरफेस ओशन करंट और डीप वाटर ओशन करंट। तो जो 400 मीटर तक जो सरफेस पे हमें करंट देखने को मिलता है, वो 10% होता है ओशन का, उसको हम सरफेस करंट बोलते हैं। एंड जो बाकी 90% बच जाता है 400 मीटर की डेप्थ से नीचे, उसको हम डीप वाटर करंट बोलते हैं, जहाँ पे अपवेलिंग और डाउन वेलिंग जैसे करंट हमें देखने को मिलते हैं। सरफेस वाटर दो चीजों से इम्पैक्ट होता है। एक तो प्रिवेलिंग विंड्स जो सरफेस पे फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है, जिनकी वजह से हमें बेंड देखने को मिलते हैं इक्वेटर एंड ITCZ की जोन पे ओशन करंट्स में, एंड सोलर रेडिएशन जो आ रही है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देन जो वार्म वाटर होता है वो एक्सपैंड करता है, एंड वो इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन्स की तरफ मूव करता है। तो डेप्थ के बेसिस पे 400 मीटर्स तक सरफेस करंट एंड 400 मीटर से नीचे डीप वाटर करंट होता है। इसमें हमने देख लिया दो चीजों से इम्पैक्ट होता है, विंड और सोलर रेडिएशन। फ्रिक्शन क्रिएट करती है विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज होती हैं। ट्रॉपिकल रीजन में हम देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट मूव करती हैं ईस्टर्लीज, एंड देन वेस्टर्लीज देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं, जिनकी वजह से जो डायरेक्शन है वो भी डिसाइड होती है। एंड कोरियोलिस फोर्स जो होता है उसकी वजह से भी ओशन करंट्स की जो डायरेक्शन है वो डिसाइड होती है। इसके बाद आता है डीप वाटर ओशन करंट। डीप वाटर ओशन करंट 400 मीटर के नीचे जितना भी पानी बच जाता है, डीप वाटर ओशन करंट के कैटेगरी में आता है। इसको इम्पैक्ट करती है तीन चीजें। एक तो वाटर की डेंसिटी कितनी ज्यादा है, उसके बाद टेम्परेचर कितना है, एंड सैलिनिटी कितनी ज्यादा है। तो पोलर रीजन्स में हम देखते हैं ऊपर आइस होती है, जो टेम्परेचर है ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ठंडे पानी की, एंड वो सिंक इन कर जाता है। अब जैसे वो सिंक इन करता है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो वार्म वाटर है वो उस एरिया में आ जाता है। इससे एक अपवेलिंग या फिर थर्मो हैलाइन सर्कुलेशन हम बोलते हैं, वो क्रिएट होती है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, और हैलाइन मतलब सैलिनिटी की वजह से। तो सैलिनिटी और टेम्परेचर की वजह से जो डेंसिटी में डिफरेंस आता है, ठंडा पानी है ज्यादा डेंसिटी हो जाती है, एंड ठंडे पानी की सैलिनिटी ज्यादा होती है। वो सिंक इन कर जाता है, एंड जो वार्म वाटर है उसकी वॉल्यूम कम होती है, कम डेंस होता है। वॉल्यूम ज्यादा होती है एंड कम डेंस होता है, उसकी वजह से वो ऊपर आ जाता है। इसकी वजह से एक अपवेलिंग साइकिल बन जाती है, जो कि पेरुवियन कोस्ट पे भी हम देखते हैं। तो वाटर डेंस होता है, कोल्ड वाटर डेंसर होता है, कॉम्पैक्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंक इन कर जाता है। अब जैसे देख सकते हैं इक्वेटोरियल रीजन से जो गल्फ स्ट्रीम है वो ऊपर पोलर रीजन्स की तरफ मूव करती है। और जो लब्राडोर करंट है, जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में से आ रहा है पोलर रीजन्स की तरफ से, वो कोल्ड करंट होता है। तो वो पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन्स की तरफ मूव करता है। एंड जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं, वहां पे हमारा फिशिंग ग्राउंड बनता है। तो जहाँ पे कोल्ड करंट मीट करता है वार्म करंट से, वहां पे अपवेलिंग जोन बनती है। तो ये दो टाइप के करंट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, एक तो सरफेस ओशन करंट और एक डीप वाटर ओशन करंट। इसके बाद आता है टेम्परेचर के बेसिस पे। टेम्परेचर के बेसिस पे कोल्ड करंट बोलते हैं हम, एंड वार्म करंट बोलते हैं। कोल्ड करंट हमने देख लिया पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ मूव करता है, एंड जो वार्म करंट होता है इक्वेटर ITCZ जोन के एरिया में ओरिजिनेट होता है, एंड देन पोलर रीजन की तरफ मूव करता है। अगर कोल्ड करंट की हम बात करते हैं, तो मिड लैटिट्यूड्स होते हैं और जो लोअर लैटिट्यूड, ये वाला जो एरिया होता है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक, तो इस एरिया में जो हमें कोल्ड करंट है वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड पे देखने को मिलता है। जैसे कैनरी करंट हो गया, या फिर बेंगुएला करंट हो गया, पेरुवियन करंट हो गया। ये हमें कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे देखने को मिलता है, एंड ये अप्लाई होता है दोनों हेमिस्फेयर्स में। बट अगर हायर लैटिट्यूड में बात करते हैं,
तो क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड मास ज्यादा होता है तो वहां पे वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, वहां पे ईस्टर्न साइड में कॉन्टिनेंट के हमें कोल्ड करंट देखने को मिलता है। जैसे ईस्ट ग्रीनलैंड करंट हम बोल सकते हैं, या फिर लब्राडोर करंट हम बोल सकते हैं, ओयाशियो करंट बोल सकते हैं। तो ये ईस्टर्न साइड पे देखने को मिलता है। बट जब साउदर्न हेमिस्फेयर में हायर लैटिट्यूड की बात करते हैं, 60 डिग्री नॉर्थ वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्योंकि लैंड मास नहीं होता, तो यहाँ पे ऐसा डिफ्रेंसिएशन हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे जो करंट्स है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में मिलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो कोल्ड करंट नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों हेमिस्फेयर में जब लोअर और मिडिल लैटिट्यूड में देखते हैं तो वेस्टर्न साइड पे मिलते हैं। इसी रीजन की वजह से हम देखते हैं कि जो डेजर्ट भी होते हैं वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड पे ज्यादा मिलते हैं। इसको हम एंड में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद हायर लैटिट्यूड्स में सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वेरिएशन देखने को मिलता है जो कि ईस्टर्न साइड पे होता है। स्पीड जो है करंट्स की वो फास्टर होती है इक्वेटर पे, एंड जैसे जैसे पोल्स की तरफ मूव करते जाते हैं जो स्पीड है वो स्लो होती जाती है। वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज का इम्पैक्ट आता है जिसकी वजह से यहाँ पे बेंड होता है। जो नॉर्थ इक्वेटोरियल है जब वो पोलर रीजन्स की तरफ जाता है तो यहाँ पे ये बेंड होता है जिसमें वेस्टर्लीज या फिर आईटीसीजेड जोन में हम देखते हैं कन्वर्जेंस होती है, एंड कोरियोलिस फोर्स की वजह से एक बेंड हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे फिर गल्फ स्ट्रीम है, जो रेड में है वो हमारे वार्म करंट है, एंड जो ब्लू में है वो कोल्ड करंट है। तो इसके बाद आता है वार्म करंट। वार्म करंट की अगर बात करते हैं तो जो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर दोनों है उसमें लोअर और मिडल लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ में हम देखते हैं कि ईस्टर्न कोस्ट पे मिलते हैं। जैसे कि गल्फ स्ट्रीम हो गया, ब्राजीलियन करंट हो गया, मोजाम्बिक करंट हो गया, ये सब ईस्टर्न साइड पे है कॉन्टिनेंट के। बट अगर हायर लैटिट्यूड में बात करते हैं तो वेस्टर्न साइड में मिलता है सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फेयर में लैंड मास कम है तो वहां पे ऐसा वेरिएशन हमें नहीं देखने को मिलता। तो ये डिफ्रेंसिएशन है बेसिक कोल्ड करंट और वार्म करंट के बीच में। जो कोल्ड करंट है वो हमें डीप वाटर में मिलता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, सैलिनिटी ज्यादा है, इसलिए 400 मीटर्स के नीचे हमें ज्यादा देखने को मिलता है। वार्म करंट जो है वो सरफेस पे होता है क्योंकि डेंसिटी कम है, सैलिनिटी कम है। इसके बाद जो करंट्स होते हैं वो दो चीजों से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं कि वो क्यों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जिसमें हैडले सेल, फेरल सेल या फिर पोलर सेल जो विंड्स हैं उनका जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली ये जो हमारा ओशन करंट है ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। एंड जो ओशन एटमॉस्फेरिक पैटर्न है, जो ओशन करंट है, कोरियोलिस फोर्स जो होता है उसकी वजह से इसमें ड्रिफ्ट हम देखते हैं इक्वेटोरियल रीजन में। तो एक बार क्विकली हम देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वर्क कैसे करता है। इक्वेटर के पास हम देखते हैं टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। ये जो लो प्रेशर एरिया ये इक्वेटर पे पूरा क्रिएट नहीं होता है, थोड़ा सा 20 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री साउथ जो आईटीसीजेड होती है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, वहां पे क्रिएट होता है। जिसकी वजह से जो एयर एक्सपैंड करती है एंड ऊपर की तरफ मूव करेगी। जैसे जैसे अब एयर ऊपर की तरफ मूव करती है तो जितना हम लेयर्स में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है, उसकी वजह से वो डाइवर्ज कर जाती है पोलर डायरेक्शन की। पोलर 90 जो हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पोल होता है उसकी डायरेक्शन में। अब जैसे जैसे उसकी डायरेक्शन में मूव करती है तो हमारी हीट और भी ज्यादा कम होती जाती है एयर के अंदर, उसकी वजह से जो एयर है वो सिंक इन कर जाती है। अब ये जो पूरा सेल एक तरीके से बन जाता है, यहाँ से विंड शुरू हुई, देन हमारा लो प्रेशर एरिया की वजह से वो ऊपर उठी, ऊपर उठ के यहाँ पे डाइवर्जेंस हुआ उसका ट्रोपोपॉज पे, ट्रोपोपॉज पे डाइवर्जेंस होने की वजह से इस डायरेक्शन में मूव हुई। अब जैसे जैसे पोल्स की तरफ डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसकी हीट कम होती गई, एंड हीट कम होने की वजह से वो वापस सिंक इन कर गई। तो ये ऐसे जो पूरा सेल क्रिएट होता है, हार्डले सेल क्रिएट होता है। ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होती हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इनका इम्पैक्ट। ये भी एक थर्मल सेल है, एंड अगर पोलर सेल की बात करते हैं तो ये भी एक थर्मल सेल है। यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया जनरेट होता है जो कि होता है टेम्परेचर कम होने की वजह से। अब ये जो विंड्स हैं ये इक्वेटोरियल रीजन की तरफ मूव करती हैं, लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं। जैसे जैसे ये इधर मूव करती जाती हैं तो इनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। अब टेम्परेचर यहाँ पे क्योंकि वो इक्वेटर की रीजन की तरफ मूव कर रही है तो टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो एक्सपैंड करेंगे and ऊपर उठ जाएंगी। अब जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में वो ऊपर उठ रही है वही सेम प्रोसेस की वजह से टेम्परेचर कम होगा
एंड वापस पोल्स वाले रीजन की तरफ वो मूव करेंगी। इनसे ही पूरा सेल बन जाता है एंड यहाँ पे एक्ट करती है पोलर ईस्टर्लीज, इसको पोलर सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे विंड जा रही है तो एक तो इधर डाइवर्ज कर गई बट कुछ विंड इधर भी डाइवर्ज करेगी। वैसे ही यहाँ पे है कि कुछ विंड इधर आ गई बट कुछ विंड इधर भी जाएगी। तो बीच में जो एरिया बच जाता है पोलर सेल और हैडलेस सेल के बीच में, वहां पे फेरल सेल फॉर्म होता है जहाँ पे वेस्टर्लीज हमें देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया था, लो प्रेशर एरिया होने की वजह से ये जो एयर है ऊपर उठेगी, एयर मास इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इक्वेटर की तरफ मूव करेगी एंड ऐसे ही पूरा ये एक और सेल फॉर्म होता है। तो हैडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल यहाँ पे वेस्टर्लीज देखने को मिलती है, ऐसे बनती है। एंड ईस्टर्लीज यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड इन्हीं वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज की वजह से ओशन करंट भी जो है वो उनकी डायरेक्शन में चेंज आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर में। फिर आई वुड लाइक टू ऐड टू थिंग्स सर मैम। नंबर वन, हम्म। जब आपने बोला कि जैसे जैसे ऊपर जो है एयर सर्कुलेशन होता है, क्या कारण होता है? ये होता है आपकी ओशन बेड की हीटिंग, जिसके वजह से जो कन्वेक्शन करंट्स हैं, वो कन्वेक्शन करंट्स आपके ट्रोपोस्फियर तक जाते हैं और उसके बाद बैंड होना शुरू होते हैं। नंबर वन दिस। दूसरा ये, जो भी ये कोने बन रहे हैं आपके पोलर सेल और फेरल सेल के बीच में बना, फिर फेरल और हेडले के बीच में बना, यहाँ पर जो बना इसको बोला जाता है फ्रंट। जब ठंडी हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो वो बनाएगी पोलर फ्रंट इन दोनों के बीच में। और जब गर्म हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगी तो बीच में बनाएगी वार्म फ्रंट। तो ये दो कंसेप्ट। अब आप बोलिए। जी। मैं ऐड करूंगा दो कॉन्सेप्ट और इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेडली सेल का अगर आप देखोगे, पूरे सर्कुलर जो डायग्राम है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू फेरल से, एज कम्पेयर टू पोलर से। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हीटिंग है, आई टी सी जेड इट इज नॉट अ लाइन, एग्जैक्ट लाइन नहीं है एक अराउंड द इक्वेटर। ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन द समर समर सीजन, और वो साउथ मूव करते हैं विंटर में। एक तरह से सदर्न हेमिस्फीयर मूव करते हैं एक तरह से। तो आई टी सी जेड जहाँ पर होंगे वहाँ पर हीटिंग ज़्यादा होगा, तो लो प्रेशर, हाईएस्ट लो प्रेशर वहीं पर होंगे। उनके जो लो प्रेशर होंगे आई टी सी जेड वाले, इट विल बी मच मोर ग्रेटर देन जो लो प्रेशर है सब पोलर पे। इसलिए वो जितने ज़्यादा एक तरह से लो प्रेशर है तो मूवमेंट ऑफ द विंड बहुत स्पीड रहेगा। प्रेशर बहुत कम है, विंड स्पीड ज़्यादा रहेगा, तो राइज भी उतनी जल्दी करेंगे, ओरोग्राफिक राइज होगा, तो उतने हाइट तक पहुंचेंगे। इसलिए एज कम्पेयर टू सब पोलर, यहाँ पर भी लो प्रेशर है, यहाँ पर भी लो प्रेशर है, इक्वेटर पे भी लो प्रेशर, वहाँ पे भी लो प्रेशर, दोनों का डिफरेंसेस जो है ना बहुत ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बड़े सेल बनते हैं एज कम्पेयर टू पोलर और मेरे पोलर को सेल। यहाँ पे एक डाउट है, अब जैसे तो अच्छा एक कंप्लीट मानसी, कर। हाँ हाँ, हाँ। एक और कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर मीटिंग ऑफ द एयर्स होता है, जैसे एच हाई प्रेशर रीजन 30 डिग्री नॉर्थ, वहाँ पर दोनों मर्ज कर रहे हैं। एक और एक है एक्सपेंशन ऑफ एयर जहाँ पर डाइवर्स कर रहे हैं। डाइवर्स करे तो ऊपर जो पॉइंट है ना वहीं पर वेस्ट टू राइट डायरेक्शन में जेट स्ट्रीम मूव करता है। वेस्ट टू राइट, नहीं, लेफ्ट टू राइट मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट जेट स्ट्रीम दोनों तरफ में, ताकि दोनों का जो एयर प्रेशर है ना वो मैच कर सके। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ साउथ का एयर प्रेशर मैच हो रहा है, ईस्ट वेस्ट का नहीं हो रहा है। ईस्ट वेस्ट का नीचे में हो रहा है, सरफेस लेवल पर हो रहा है, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड और पोलर ईस्टर्लीज के कारण। लेकिन टॉप में नहीं हो पा रहा है। टॉप में इसको करने के लिए, मैनेज करने के लिए, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। कंटिन्यू। ठीक है, मेरे को डाउट ये है कि यहाँ पे जो बेसलाइन बना रखी है हेमिस्फेरिकल फॉर्म में ब्लू कलर में, तो इसकी हाइट वेरिएशन का भी कुछ रीजन है? ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? मतलब ये क्लोजर टुवर्ड्स द पोल ज्यादा हाइट ये में सरफेस ज्यादा है, आप है? सरफेस इमेजिन कर सकते हो उसके ऊपर कैसे पूरा एयर का पैकेट फॉर्म हो रहा है। एंड ये जो रेड में अच्छा है ये ट्रोपोपॉज है। ठीक एंड है। अर्थ अर्थ को देखा जाता है तो इक्वेटर ऐसे इस तरफ में है, और 90 डिग्री है, पूरे गोल है एक, देखा जाए तो। हाँ ठीक तो है, हाँ ये ये जो थर्टी सर्कल डिग्री पर है बना। ना, जो यहाँ पर ईस्ट ईस्ट ट्रेड विंड दिख रहा है, तो ये बेसिकली कैसे ट्रेड विंड है, तो नॉर्थ ईस्ट से आता है। और जो वेस्टर्लीज है इट इज साउथ वेस्ट मूव कर रहा है। तो ये ऐसे करके फोटो है, ऊपर से हम लोग हमेशा फोटो देखते हैं रिगार्डिंग द प्रेशर बेल्ट। ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल व्यू है इसका, हाँ ये वर्टिकल मतलब नहीं वर्टिकली है, हाँ ग्राउंड सरफेस से एटमॉस्फेयर की तरफ ऊपर, है। ठीक है।
एंड ये जैसा कि अभी मेंशन भी किया कि जो ट्रोपोपॉज है यहाँ पे इसकी कम लेंथ है, तो पोल्स के पास एक्सपेंशन कम होता है टेम्परेचर कम होने की वजह से, जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है वहाँ पे कम होती है, एंड इक्वेटर पे हम देखते हैं ज्यादा होती है, तो विड्थ ज्यादा है यहाँ पे ट्रोपोपॉज की एंड यहाँ पे कम है। तो इसके बाद एक बार डिटेल में हम सारे ओशन करंट्स को देख लेते हैं कि कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले तो 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ पे हम देखते हैं, एक तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होता है एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है। बट जो इक्वेटर होता है उस पर एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई करंट ऐसे फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस वजह से इक्वेटोरियल काउंटर करंट फ्लो होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों के। अब ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये इधर मूव कर रहा है, बट ड्यू टू कोरोलॉइसिस फोर्स यहाँ पे जो ITCZ जोन है यहाँ पे डाइवर्ज होता है, जिसकी डायरेक्शन थोड़ी सी राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। तो जब राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, यहाँ पे इक्वेटर का रीजन है, तो इक्वेटर के रीजन में वार्म करंट्स ओरिजिनेट होते हैं। तो जो कुरियोशियो करंट है ये वार्म करंट है, एंड जो वार्म करंट है गर्म एरिया से ठंडे एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये नॉर्दर्न डायरेक्शन में मूव करता है। अब ऊपर से हमें ओयाशियो करंट मिल रहा है जो कि कोल्ड करंट है, पोलर रीजन से आ रहा है। अब ये जो जापान की कोस्ट है यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं एंड यहाँ पे मिलते हैं, तो ये फिशिंग ग्राउंड बनाते हैं। वेस्टर्लीज की वजह से अब ये जहाँ यहाँ पे जो मिल रहे हैं इसकी वजह से नॉर्थ पैसिफिक करंट फिर से ओरिजिनेट होता है। वेस्टर्ली विंड जो मूव कर रही है उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जब मिलते हैं ओशन, जब कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलता है तो अपवेलिंग जोन बनती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड इसको कंसिडर किया जाता है। अब ये जो नॉर्थ पैसिफिक करंट यहाँ पे जा रहा था इसको हम देख सकते हैं इधर, तो इधर ये आता है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इधर जो कोस्ट है कैलिफोर्निया की, तो यहाँ हमें ऊपर की डायरेक्शन से आ रहा है क्योंकि नॉर्दर्न डायरेक्शन से साउदर्न डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो कैलिफोर्निया करंट देखने को मिलता है जो कि कोल्ड करंट है। अब यहाँ पे फिर से इक्वेटर आता है, यहाँ पे फिर से हमें वही फिनोमेना देखने को मिलता है जो हमने इधर देखा था, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट और इक्वेटोरियल काउंटर करंट। अब ये जो एरिया होता है यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है अलास्का की कोस्ट पे, क्योंकि ये जो ऐसे सेमी सर्कल टाइप में जो बाउंड कर रहा है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें करंट देखने को मिलता है, इस एरिया की वजह से इसका ऐसे डायरेक्शन होता है, एंड ये वार्म ओशन करंट है। इसकी वजह से यहाँ पे डोम इफेक्ट भी देखते हैं हम, क्योंकि ये जो वार्म करंट है यहाँ पे ये टेम्परेचर बढ़ा देता है, ट्रैप हो जाती है हीट एक तरीके से। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमें पेरूवियन करंट देखने को मिलता है जो कि कोल्ड करंट है, एंड जहाँ पे कोल्ड करंट होता है वहां पे अपवेलिंग जोन बनती है, एंड यहीं से ओरिजिनेट होता है हमारा जो मॉनसून का पूरा सिस्टम होता है। फिर इसके बाद अगर अटलांटिक ओशन में हम जाते हैं तो यहाँ पे वही सेम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट नीचे की डायरेक्शन में मूव करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट की वजह से ये राइट डायरेक्शन में मूव कर जाता है, राइट डायरेक्शन में यहाँ पे हमें गल्फ स्ट्रीम देखने को मिलती है, एंड यहाँ पे जो बीच में एरिया होता है सारगासो सी बोलते हैं इसको, तो जो गल्फ स्ट्रीम होती है वो वार्म करंट होती है, एंड जैसे जैसे ये ईस्ट कनाडा कोस्ट की तरफ जाती है तो ये यहाँ पे मीट करती है लब्राडोर करंट, जो कि ऊपर कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में से आ रहा है, पोलर रीजन से आ रहा है, तो ये कोल्ड करंट है। एंड देन कनाडा की ईस्ट कोस्ट की तरफ ये दोनों मीट करते हैं, अपवेलिंग होती है यहाँ पे फिर से, फिशिंग ग्राउंड फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमें फिर से वेस्टर्लीज की वजह से एक ड्रिफ्ट देखने को मिलती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। अब ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ से आ रहा था एंड देन ईस्ट डायरेक्शन में ये मूव करता है, जिससे जो ये वेस्टर्न साइड है यूरोप की यहाँ पे नॉर्वेगियन करंट फॉर्म करता है जो कि वार्म करंट होता है। अब यही करंट होता है जिसकी नॉर्थ अटलांटिक की वजह से जो नॉर्वेगियन करंट बनता है, इसी की वजह से यहाँ पे जितनी भी शिपिंग होती है, जितने भी पोर्ट्स हैं यहाँ पे, ये आइस फ्री रहते हैं विंटर्स में भी, क्योंकि यहाँ पे वार्म करंट फॉर्म हो रहा है ड्रिफ्ट की वजह से। एंड क्योंकि ये जो लब्राडोर करंट है ऊपर से आ रहा है एंड कोल्ड करंट है, तो ये जो साइड है जो ईस्टर्न कोस्ट है कनाडा की, यहाँ पे विंटर्स में टेम्परेचर कम रहता है एंड सेम ही लैटिट्यूड पे है, बट वार्म करंट होने की वजह से यहाँ पे आइस फ्री रहता है विंटर्स में, एंड यहाँ पे कोल्ड लब्राडोर करंट होने की वजह से विंटर्स में पूरा आइस से कवर्ड होता है। तो ये गल्फ स्ट्रीम हो गया।
एंड यहाँ पे ये जो गोल सर्कल में फॉर्म हो रहा है करंट, पूरा पूरा सर्कल जो फॉर्म कर रहा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल, देन गल्फ स्ट्रीम, देन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से नीचे की डायरेक्शन में कैनरी करंट आ रहा है, ये जो पूरा सिस्टम फॉर्म हो रहा है इसको हम गायर बोलते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट, जो कि इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इक्वेटर से ओरिजिनेट हो रहा है और नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो वार्म करंट है, ब्राजीलियन करंट जिसको बोलते हैं। नीचे से फाल्कन करंट आता है अंटार्कटिक रीजन की तरफ से, जहां पे ये मीट करते हैं वहां पे अपवेलिंग जोन क्रिएट होती है, एक और फिशिंग ग्राउंड बनता है। तो 3 फिशिंग ग्राउंड इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो जापान की कोस्ट के पास ओयाशियो करंट एंड क्यूरोशियो करंट के मिलने से, एक गल्फ स्ट्रीम और लब्राडोर करंट के मिलने से, एंड एक फाल्कन करंट, फाल्कलैंड करंट और ब्राजील करंट के मिलने से। तीनों में अपवेलिंग जोन क्रिएट होती है। यहाँ पे फिर से साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट देखते हैं, बेंगुएला करंट, जो कि साउथ अफ्रीका एंड अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, क्योंकि नीचे से आ रहा है तो कोल्ड करंट है, एंड देन डाइवर्ज करता है ITCZ के जोन में इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल करंट के साथ। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। इससे पहले एक बार इंडियन ओशन में देख लेते हैं। अब हर ओशन में जहाँ पे हम देखते हैं तो यही मेजर प्रोसेस फॉर्म, यही एक ही मेजर प्रोसेस है जो कि डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है। एक तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से ड्रिफ्ट हो रहा है, राइट डायरेक्शन में मूव करे करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट है एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट है। बट जो इंडियन ओशन में है उसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे मॉनसून का जो सिस्टम होता है उसकी वजह से प्रॉपरली ये सिस्टम फॉलो नहीं हो पाता। अब यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आता है हमारे साउथ इंडियन ओशन में, एंड जैसे ये इधर आता है ड्रिफ्ट की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। इधर एक क्लॉकवाइज करंट देखने को मिलता है समर्स में, एंड इधर एक क्लॉकवाइज करंट देखने को मिलता है समर्स में, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, जिस टाइम पे ऑनसेट हो रहा होता है हमारे मॉनसून का। बट जब विंटर्स में हम देखते हैं, क्योंकि रिट्रीटिंग मॉनसून होता है उस टाइम पे एंड नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स भी आ रही होती हैं, तो ये जो क्लॉकवाइज दोनों करंट्स यहाँ पे थे ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं और पूरे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, जिस इनकी वजह से रिट्रीटिंग मॉनसून भी होता है। तो बाकी अगर ओशन में आप कंपेयर करोगे इंडियन ओशन में, तो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाता है पूरा का पूरा। विंटर्स के टाइम पे जो क्लॉकवाइज करंट है पूरे एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं। तो ये हल्का सा डिफरेंस आता है रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम पे नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स की वजह से। ठीक है। अब अगर अटलांटिक, अब अगर हम आर्कटिक के पास देखते हैं साउथ में, क्योंकि हमने बात की थी यहाँ पे जितने भी करंट देखेंगे अंटार्कटिक सर्कम पोलर या फिर अंटार्कटिक सब पोलर, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ये इसीलिए होता है क्योंकि ऊपर जो लैंड मास है वो ज्यादा है तो वेरिएशन आता है, बट यहाँ पे लैंड मास नहीं है तो वेरिएशन नहीं आ पा रहा वेस्टर्लीज में, एंड सीधे सीधे डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। बट यहाँ इसी को हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, जिनकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, ये वाला जो रीजन है, या फिर मोजाम्बिक जो वार्म करंट आ रहा है उसमें ड्रिफ्ट देखने को मिलती है। तो जो वेस्ट साइड है और जो ईस्ट साइड है इसमें इम्पैक्ट देखते हैं हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का, जो कि अंटार्कटिक रीजन से ओशन करंट आता है, एंड ये पूरा स्ट्रेट लाइन में होता है एंड अपवेलिंग जोन क्रिएट करता है ये साउदर्न हेमिस्फेयर में। इसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का। तो ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन और कुछ नहीं होता, यही सेम जो हमने करंट्स पूरे सारे ओशंस में देखे हैं, तो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं कि यहाँ से ओशन करंट जा रहा है, वार्म करंट है, देन इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में कोल्ड करंट जा रहा है, तो पूरा अटलांटिक ओशन में जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है एंड देन यहाँ पे जो इंडियन ओशन में पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इस पूरे सर्कुलेशन को ही हम ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन बोलते हैं। बट इसमें कॉन्सेप्ट अभी न्यूज में आया था एमॉक, जिसका नाम था, एमॉक बोलते हैं अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। इसमें स्लो डाउन होते जा रहा है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। तो इसमें क्या होता है, जो अटलांटिक रीजन है यहाँ पे, तो जो करंट यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे वो अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गए साउथ की तरफ, यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट इधर इक्वेटर के पास फॉर्म हो रहा था 20 डिग्री साउथ पे, ये 40 डिग्री साउथ पे फॉर्म हो रहा है। इसकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन लेवल हो रहा है उसमें डिफरेंस आ रहा है। अब प्रेसिपिटेशन, अगर रेन कम या ज्यादा हो रही है उसकी वजह से सैलिनिटी पे डिफरेंस आ रहा है। अब जो एमॉक है उसमें स्लो डाउन होने की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो अटलांटिक रीजन में ही आएगा,
तो यहाँ पे हमने देखा था जो नॉर्वेगियन करंट है वो यहाँ पे है, बट अगर स्लो डाउन हो गया एंड थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है तो ये नॉर्वेगियन करंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डायरेक्टली ये जो आइस फ्री रीजन रहता था विंटर्स में वेस्टर्न यूरोप में, इस पे इम्पैक्ट आएगा एंड थोड़ा बहुत टेम्परेचर यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिलता है। अब यही करंट जो था, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट है या फिर मोजाम्बिक करंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये वाला जो रीजन है यहाँ पे बारिश ज्यादा आती है। जो गल्फ स्ट्रीम वाला रीजन है इसकी वजह से इस रीजन में बारिश ज्यादा आती है, बट अगर स्लो डाउन हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में तो ये अटलांटिक वाला जो रीजन है यहाँ पे बारिश कम हो जाएगी, एंड बारिश कम होने की वजह से इसकी जो सैलिनिटी है, क्योंकि फ्रेश वाटर कम मिल रहा है तो फ्रेश वाटर कम मिलने की वजह से इसकी सैलिनिटी भी बढ़ जाएगी। तो स्लो डाउन होने की वजह से ये जो ईस्ट वेस्टर्न साइड है यूरोप की, इस पे इम्पैक्ट आता है, सीधा टेम्परेचर ड्रॉप होता है। देन यहाँ पे जो कनाडा की ईस्ट कोस्ट है यहाँ पे और भी ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होएगा, पहले से ही कम टेम्परेचर होता है, आईसी विंटर्स होती है, और ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो वार्म करंट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, नॉर्वेगियन करंट फॉर्म हो रही है, ब्राजीलियन करंट फॉर्म हो रहा है, इनमें स्लो डाउन होने की वजह से या शिफ्टिंग होने की वजह से जो बारिश है वो और कम आएगी। एंड जो डेजर्ट वाला रीजन है, ये वाला रीजन भी है, यहाँ पे भी हमें अफ्रीका के रीजन में ड्रॉट्स देखने को मिले थे, उसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था एमॉक का, जो कि अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। इसका थोड़ा सा कनेक्शन इंडियन जो पार्ट सब कॉन्टिनेंट पार्ट है उससे भी है। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो करंट है शिफ्ट हो रहा है ट्रॉपिक की तरफ, तो जो टेम्परेचर है विंटर्स में कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, यहाँ पे बारिश कम आएगी, बट यहाँ जो इंडिया का रीजन है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है इस टाइम पे, एंड लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे बारिश ज्यादा आएगी। तो इंडिया के लिए ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा इंडिया को एमॉक डायरेक्टली, बट ये डिफरेंस आता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया की वजह से बारिश कम आएगी एंड इंडिया के रीजन में लो प्रेशर होने की वजह से बारिश ज्यादा आएगी एंड सैलिनिटी कम रहेगी पानी में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जो पूरा सर्कुलेशन पैटर्न बन रहा है सारे ओशंस में मिला के, एक अगर उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम देंगे पूरा कॉन्टिन्यूस फॉर्म करके कि यहाँ पे वार्म करंट है देन कोल्ड करंट है एंड कैसे कैसे वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसी पूरे सर्कुलेशन को ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन बोलते हैं। अब इसमें एक और कोल्ड करंट का एक और रोल देखते हैं हम, कि जितने भी डेजर्ट होते हैं वो भी हमें वेस्टर्न साइड पे मिलते हैं। हमने देखा था कि जो कोल्ड करंट है वो लोअर या फिर मिडिल लैटिट्यूड्स में वेस्ट साइड पे होते हैं। अब वो वेस्ट साइड पे अगर कैनरी करंट यहाँ पे है तो इसकी वजह से यहाँ पे इवापोरेशन कम होएगी, क्योंकि कोल्ड करंट जा रहा है, सरफेस वार्मिंग कम हो रही है, कम इवापोरेशन होने की वजह से बारिश कम आएगी एंड बारिश कम होने की वजह से यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कम होगा जो वेस्टर्न साइड है कॉन्टिनेंट्स की उधर। इसीलिए हमें जो मेजर डेजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न साइड पे ही देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंट्स में। इसके अलावा एक और रीजन भी होता है क्यों हमारे जो डेजर्ट है वेस्टर्न साइड पे होते हैं, जो कि ट्रेड विंड्स होती है। अब ट्रेड विंड्स इस डायरेक्शन में मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट टू वेस्ट मूव करिए तो इधर वाला जो पार्ट है हमारा कॉन्टिनेंट का, इधर मॉइस्चर ज्यादा होगा उसके पास, बट जैसे 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 वो कोल्ड करंट इधर कैनरी करंट की तरफ मूव करेंगी, इधर तक पहुंचेंगी पूरा कॉन्टिनेंट क्रॉस करके, तो उनका मॉइस्चर कंटेंट भी धीरे धीरे कम हो जाएगा एंड यहाँ पे बारिश कम होगी तो ड्रॉट रीजन क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही आटाकामा डेजर्ट है साउथ अमेरिका में जहाँ पे पेरुवियन करंट देखने को मिलता है, वो भी कोल्ड करंट है वेस्टर्न साइड पे। देन नामीब डेजर्ट है, यहाँ पे बेंगुएला करंट होता है, वो भी वेस्टर्न साइड पे होता है। तो ये रीजन होता है कोल्ड करंट्स एंड ट्रेड विंड्स की वजह से जो वेस्टर्न साइड है कॉन्टिनेंट्स की उधर ही हमें मेजर डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि कैसे ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन मूव करती है, देन एमोक के स्लो डाउन होने से यूरोप पे क्या इम्पैक्ट आएगा एंड इंडियन ओशन में क्या कंडीशंस फॉर्म होती है, देन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जिसमें वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज की वजह से हमें ड्रिफ्ट देखने को मिलता है ITCZ जोन के जगह पे। इसके अलावा वार्म करंट ओशन करंट में क्या डिफरेंशिएशन होता है टेम्परेचर के बेसिस पे एंड डेप्थ के बेसिस पे, सरफेस ओशन करंट एंड डीप वाटर ओशन करंट। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अंसरकारी।